बच्ची के साथ भी बच्ची का पूरा कपड़ा फाड़ दिया और न्यायालय में जो प्रस्तुत किया मेरी बच्ची को, तो पुलिस अपना कपड़ा पहना करके तब प्रस्तुत किया। छात्रावास में घुस करके छात्रों को पीट दिया जाता था, सड़क पर पीट दिया जाता था। अंधाधुंध लाठी चलाने का और एक हमको, एक मेरा माइनर बेटा, मेरी माइनर बेटी, तीनों को गिरफ्तार करके थाना लेके गया। इस तरह से पुलिस लग रहा था कि कोई गुंडा है और 80% पुलिस का सादा वर्दी था, माथा में गमछा बंधा हुआ था, हाथ में लाठी था। सुबोध चौधरी झट से क्या कहता है कि मादरचोद वकालती का रूप झाड़ते हो, वकालती दिखा देंगे। बिना सर्च वारंट का, बिना कोई सबूत का, कोई साक्ष्य नहीं था उन लोगों के पास, मेरे घर में प्रवेश कर गया, मेरे पूरे घर की तलाशी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश सिंह और अभी आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यूज़ 19। गजब की है पूर्णिया पुलिस और गजब की है पूर्णिया पुलिस की कार्यशैली। यूं तो पूर्णिया पुलिस की कार्यशैली हर दिन चर्चाओं में रहती है, हर दिन किसी न किसी बात को लेकर पूर्णिया पुलिस पर उंगली उठती रहती है, लेकिन इस बार उंगली उठाने वाले कोई और नहीं बल्कि अधिवक्ता हैं। और ऐसे अधिवक्ता जिनके घर में पुलिस घुसती है और पूरे परिवार के सभी सदस्यों को के साथ मारपीट करती है पुलिस और उसे थाने ले जाती है, फिर न्यायालय में समर्पित किया जाता है, लेकिन न्यायालय में उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया जाता है उसी दिन। लेकिन मामला इतना आगे बढ़ चुका है कि मौजूदा वक्त में कोर्ट ने संज्ञान लिया मामले पर और आज परिणाम ये है कि 8 दरोगा के विरुद्ध वारंट जारी हुआ है न्यायालय के द्वारा। अभी मेरे साथ वही पीड़ित अधिवक्ता हैं जिनके घर में पुलिस घुसी थी और उत्पात मचाया था। उसे अब आप यह भी कह सकते हैं कि पुलिस की वो बर्बरतापूर्ण कार्रवाई थी। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम मोहम्मद शहीदुल हक, अधिवक्ता सिविल कोर्ट पूर्णिया। हम ये जानना चाहेंगे कि उस दिन आखिर हुआ क्या था, आपके यहाँ पुलिस क्यों आई थी? दिनांक 17/7/2021 को मेरे घर पर संध्या 6:30 बजे पुलिस आई। मेरा साला पर मेरी सलाह द्वारा किशनगंज महिला थाना में एक केस किया गया था 498A का। तो उसमें एक लाइन ये जोड़ दिया कि मुझे शक है कि मेरा पति मेरी बेटी का अपहरण करके अपनी बहन के यहाँ पूर्णिया में रखा है। इसी बात के लिए बिना सर्च वारंट का, बिना कोई सबूत का, कोई साक्ष्य नहीं था उन लोगों के पास, मेरे घर में प्रवेश कर गया, मेरे पूरे घर की तलाशी लिया। हम बाथरूम में स्नान कर रहे थे, स्नान करके निकले तो हम पूछे कि आप लोग जो किशनगंज से पूर्णिया आए हैं, एक ज़िला से दूसरा ज़िला है, तो कोई आप लोगों के पास सर्च वारंट है या ऐसे ही आ गए आप पुलिस या रोब में? तो उन्होंने दिखाया सर्च वारंट, तो उसके पास कोई सर्च वारंट नहीं था, केस का कोई कागज़ नहीं था। उसके बाद तो हम कहे कि आप अगर लोकल थाना में इन्फॉर्मेशन दिए हैं तो उसका हमको पेपर दिखाइए। उसका भी कोई पेपर नहीं था। तो हम कहे कि बिना लोकल थाना का आपको एक वकील के घर पर आने का हिम्मत कैसे हुआ? तो उसमें महिला SHO किशनगंज पुष्पलता कुमारी वो बोली कि लोकल थाना से आया हुआ है, सुबोध चौधरी है। तो सुबोध चौधरी झट से क्या कहता है कि मादरचोद वकालती का रूप झाड़ते हो, वकालती दिखा देंगे। इसी पर उसके बाद हम अपने बेटा को कहे कि इन लोगों का फ़ोटो लो। फ़ोटो लेने के बाद जो ही बोले कि वो लोग गेट खोल करके भागना शुरू किया। भागने में गेट में उन लोग का हाथ में खरोच आया, तब वो लोग भाग गया। पुनः 8:30 बजे रात में इस तरह से पुलिस लग रहा था कि कोई गुंडा है और 80% पुलिस का सादा वर्दी था, माथा में गमछा बंधा हुआ था, हाथ में लाठी था सभी का। मेरे घर में बाउंड्री गेट मेरा बंद था, 7 फीट की ऊंची दीवार है, उस दीवार को फलांग करके अंदर प्रवेश किया। अंदर प्रवेश करने के बाद मेरा घर में ग्रिल में शीशा लगा हुआ है, शीशा को तोड़ दिया। तोड़ करके पूरे घर को क्षति पहुंचाया गया उस दिन पुलिस के द्वारा। घर के अंदर प्रवेश किया, अंधाधुंध लाठी चलाने लगा। और एक हमको, एक मेरा माइनर बेटा, मेरी माइनर बेटी, तीनों को गिरफ्तार करके थाना लेके गया। और इस तरह से हमको लेके गया। जिस समय आपके बेटी को थाने ले गया था उस वक्त आपको गिरफ्तार करके नहीं ले गया था? नहीं, तीनों को एक साथ गिरफ्तार किया था। तीनों को एक ही साथ ले गया? हाँ, एक ही साथ लेके गया था। फिर थाना में क्या किया पुलिस? थाना में वहाँ भी मारपीट किया, हम मारपीट किया तीनों के साथ।
वहाँ भी मारपीट किया, बच्ची के साथ भी मारपीट किया। बच्ची के साथ भी, बच्ची का पूरा कपड़ा फाड़ दिया। और न्यायालय में जो प्रस्तुत किया मेरी बच्ची को, तो पुलिस अपना कपड़ा पहना करके तब प्रस्तुत किया। लेकिन पूर्णिया पुलिस की बर्बरता देखिए कि वो नाबालिग लड़की को भी यह नहीं समझ रहे कि वो घर की बच्ची तरीके से हम ये बर्ताव कर रहे हैं। ये किसी तरीके की दुश्मनी भी थी आपको क्या पुलिस से? हम तो किसी पुलिस वाले को पहचानते भी नहीं थे, या कभी थाना से मेरा कोई सरोकार नहीं रहा, किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी मेरी। और इसमें सबसे जो मेन रोल अदा किया है सस्पेंडेड एसपी दयाशंकर, दोनों मिलकर के पूर्णिया का लूटा और यहाँ आतंक राज कायम किया, दोनों आदमी मिलकर के। जब आप लोग को न्यायालय में उपस्थित कराया गया गिरफ्तारी के बाद, तो क्या हुआ था? न्यायालय में क्या हुआ था? उसके बाद दूसरे दिन हमको 18/7/2021 को 4 बजे संध्या न्यायालय लाया, सीजीएम साहब के यहाँ प्रस्तुत किया। सीजीएम साहब को हम, मेरे बच्चे, तीनों आदमी सारी बात को बताया। सारी बात को सुनते हुए सीजीएम साहब ने सभी पर शोकआउट किया कि 1 हफ्ता के अंदर रिप्लाई दें, और हम लोगों को तीनों आदमी को छोड़ दिया गया न्यायालय से। कहा कि ये केस फॉल्स है, केस बनता ही नहीं है। यानी नेक्स्ट डे ही आप लोग को छोड़ दिया? हाँ, छोड़ दिया गया हम लोग को। उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद हमने 19 तारीख को संघ में एक आवेदन दिए, हम अपने बार एसोसिएशन में आवेदन दिए, जिसकी मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद 22/7/2021 को एक हम लोग का शिष्टमंडल एसपी से मिलने के लिए गए। उसमें अध्यक्ष, सेक्रेटरी सब थे। तो एसपी साहब ये बोले कि 1 हफ्ता के अंदर इसका हम सीसीटीवी फुटेज निकाल रहे हैं और इसका जवाब दे रहे हैं। लेकिन 1 हफ्ता क्या कि आज तक कोई जवाब हमको नहीं मिला। उस पुनः बार काउंसिल से टीम आई 29 या 30 जुलाई को, बार काउंसिल से टीम आई। उस शिष्टमंडल में फिर अध्यक्ष, हम लोग यहाँ के अध्यक्ष, सेक्रेटरी सब जाकर के एसपी साहब से मिले। फिर कहा कि 1 हफ्ता में हम आप लोगों को जवाब देते हैं। 1 हफ्ता आज तक नहीं हुआ। तब मजबूर होकर के हम लोग पुनः फिर मीटिंग किए। मीटिंग करने के बाद न्यायालय में हम लोग अभियोग पत्र दाखिल किए, जिसका नंबर 914/2021 है। उसमें मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने उस केस को श्री विजय कुमार के यहाँ ट्रांसफ़र किया। वहाँ गवाही हुई। गवाही होने के बाद मामला को सत्य पाया और वो संज्ञान लिए 354B में संज्ञान लिए। संज्ञान लेने के बाद सब पर समन निर्गत हुआ। समन निर्गत होने के बाद पुनः वो लोग सभी पुलिस पदाधिकारी जितने भी अभियुक्त बनाए गए हैं रिवीजन फाइल किए। 26/7/2022 को रिवीजन फाइल किए। वो रिवीजन माननीय 3rd एडिशनल सेशन जज श्री अतुल कुमार सिंह के यहाँ ट्रांसफ़र किया गया और वहाँ से 21/2/2023 को निर्णय आदेश पारित हुआ। वहाँ से उस रिवीजन को खारिज किया गया और कहा कि नहीं, जो संज्ञान लिया गया वो बिल्कुल सही है, कोई त्रुटि नहीं है उसमें। लेकिन बड़ी अफसोस की बात यह है कि हमारे जो नए एसपी साहब अभी आमिर जावेद साहब आए हैं, इनको भी संज्ञान में लेना चाहिए। सारे दोषी पुलिस पदाधिकारी को वो पदाधिकारी बनाए हुए हैं, लेकिन आज तक वो कोई न संज्ञान ली न कोई कार्रवाई की उन लोगों पर। अधिवक्ता भी हैं, तो इस केस का पैरवी खुद करते हैं या किसी अन्य अधिवक्ता से भी पैरवी करा रहे हैं आप? इस केस का पैरवी हमारे जो संघ है, संघ के सारे अधिवक्ता कर रहे हैं। मेन इसमें है गौतम वर्मा जी हैं, दिलीप बाबू हैं, यूनुस साहब हैं, सेक्रेटरी साहब हैं, ये लोग आगे बढ़ के हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे सर, पुलिस की इस बर्बरतापूर्ण रवैया को आप किस नज़र अंदाज से देखते हैं? देखिए, मैं जिस नज़र से देखूं तो मेरी नज़रें काम नहीं करेगी, काम करेगा न्यायालय का काम। और न्यायालय ने जो अपने चश्मे से देखा, न्यायालय को लगा कि यह बहुत बड़ा जुल्म है, अत्याचार है, और यही जान करके न्यायालय ने कॉग्निजेंस लिया है। लेकिन कॉग्निजेंस लेने के बाद भी अब तक पुलिस के द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर के जमानत के लिए कोई आवेदन नहीं दिया गया, बल्कि मेरी जानकारी में है कि उन लोगों ने रिवीज़न किया और वो रिवीज़न खारिज हो गया। न्यायालय के द्वारा बेलेबल वारंट भी निर्गत किया गया है, फिर भी ये लोग हाजिर नहीं हुए। इसके बाद 6 तारीख को
निश्चित की गई है। हो सकता है कि उस दिन नॉन अवेलेबल वारंट भी हो जाए। तो इस तरह न्यायालय अपना काम कर रही है और न्यायालय की नज़र जो है वो सत्यमेव जयते पर निर्भर करती है। क्या अब अगली तारीख कब है? 6 तारीख 6 मार्च को। इस केस में अब तक जो भी हुआ है उसमें आप अपनी सफलता मानते हैं या फिर न्यायालय का न्याय मानते हैं? देखिए, इसमें सफलता विफलता की बात नहीं है। यह है कि पुलिसकर्मी जो कानून का रखवाला होता है, किस प्रकार से कानून की अवहेलना तो की, पद का दुरुपयोग किया और बर्बरतापूर्वक एक कानून को मानने वाले, कानून के दायरे में रह के काम करने वाले वकील के घर जा कर के जिस प्रकार से अमानवीय व्यवहार किया, इसके खिलाफ हम लोगों की मानसिकता थी। ये गलत हुआ। ये कानून के बाहर जाके काम किया, सीआरपीसी के बाहर जाके काम किया, जो उसको अधिकार नहीं था उसका दुरुपयोग किया। हम लोग इसके खिलाफ आए। ये अगर आम आदमी के साथ हुआ होता वो भी गलत था, वो उसको भी आना चाहिए था। आज एक वकील के घर में हुआ, जानते हुए भी कि आपने की इस तरह की हरकत की, इसका मतलब है कि आप लोगों की मानसिकता स्पष्ट प्रदर्शित करता है। और माननीय न्यायालय ने जो कदम उठाया है वो सराहनीय कदम है और वो कानून के दायरे में रख के उठाया गया कदम है और एक सीख भी इन लोगों के लिए है कि इस प्रकार का आप लोग कोई हरकत ना करें जो न्यायालय को बाध्य होकर करके इस तरह का आदेश देना पड़े। पूर्णिया न्यायालय में आप कितने दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं? हमारा 46 साल होने जा रहा है। इस 46 साल के दौरान इस तरीके के केस आपके सामने कभी आया था? इस तरीके का केस तो मेरे सामने नहीं आया। हालांकि 74 के आंदोलन के समय में कुछ केस ऐसे होते थे जब अचानक छात्रावास में घुस करके छात्रों को पीट दिया जाता था, सड़क पर पीट दिया जाता था, उस समय होता था। लेकिन उसके बाद बस यही एक केस में मुझे देखने को मिला कि जिस समय वकील साहब के द्वारा बार बार कहा गया कि मैं वकील हूँ, मेरे साथ काहे ऐसे कर रहे हैं, बावजूद इसके साथ जो किया गया वो अशोभनीय है। इस केस में बार एसोसिएशन के द्वारा क्या क्या कदम उठाए? बार एसोसिएशन ने जब देखा कि हमारे एक अधिवक्ता के घर में घुस करके ऐसा किया गया, उसके छोटे छोटे बच्चे बच्चियों के साथ जुल्म किया गया, तो बार एसोसिएशन ने इस पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए कॉग्निजेंस लिया इस मामले को और बार एसोसिएशन ने बैठ के तय किया कि हम लोग जो हैं इस मामले पर कार्रवाई करेंगे और कोई वकील नहीं लेगा एक्यूज पर्सन का केस। ये भी तय हुआ। इसके बावजूद वकालत है, कोई मिल जाते हैं लोग। अच्छा, कई बार ऐसा देखा गया है कि थाने में आवेदन कोई देता है और जिसके विरुद्ध आवेदन दिया जाता है तुरंत बाद पुलिस उसके घर पहुंच जाती है। क्या ऐसा नियम है क्या कि आवेदन किसी के विरुद्ध पड़े और बिना जांच किए ही पुलिस उसके घर पे छापेमारी करने के लिए पहुंच जाए, गिरफ्तारी के लिए पहुंच जाए? ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप एफआईआर दर्ज कीजिए और पीछे पीछे दौड़ जाइए। अरे उसके लिए पहले आप जांच तो कर लीजिए कि जो आरोप लगाया गया है वो आरोप सही है कि गलत है। अगर गलत है तो फिर उसी हिसाब से काम कीजिए। लेकिन नहीं, यहाँ तो लोग बाइस्ट होकर के काम कर, वो वकील है, बड़ा वकालत झाड़ रहा है, देखेंगे। ये टेंडेंसी बहुत गलत है। इस केस में कितने वकील आप लोग देख रहे हैं इस केस को? हमको तो लगता है कि वकालतनामा में लगभग 50 से ऊपर वकीलों ने दस्तखत किया है और प्रायः हर डेट में 10-20 वकील तो खड़े रहते हैं इस केस में। 10-20 वकील हर डेट में खड़े रहते हैं। तो क्या 6 मार्च को जब तारीख पर उपस्थित होंगे, अभियुक्ति कहा जाए उसे, आरोपी अभियुक्ति कहा जाए उसे क्योंकि कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है, जब वो खड़े होंगे तो उस दिन अदालत का क्या होगा स्थिति? अदालत कैसा देखने में लगेगा अदालत उस दिन? अपना काम करेगी, उसको किसी के निर्देश देने की जरूरत नहीं है। अदालत सक्षम है कि कौन आदेश का पालन कर रहा है और कौन आदेश का पालन नहीं कर रहा है, किसके खिलाफ क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये अदालत अच्छी तरह से जानती है। और हम लोग इस बात पर विश्वास रखते हैं कि इंसाफ का मंदिर है और यहाँ से इंसाफ होगा। देखिए 6 मार्च को इस केस में केस की अगली तारीख 6 मार्च है और 6 मार्च को क्या होगा ये न्यायालय पर निर्भर करता है, लेकिन कुछ ना कुछ खास जरूर होने वाला है और वो खास
ऐसा होगा कि पूर्णिया पुलिस को एक बड़ी सबक मिलेगी कि किसी भी आवेदन पर वो तुरंत जो कार्रवाई कर लेते हैं, किसी के घर में छापेमारी कर लेते हैं, किसी पर हाथ छोड़ देते हैं, लाठी डंडे बरसाने लगते हैं, उस पर जरूर प्रतिबंध लगेगा इस तरीके की कार्रवाई से। और पूर्णिया के अधिवक्ताओं ने जिस तरीके से संगठित होकर इस केस को देखा है, कि इस केस को लड़ा है, वो कहीं ना कहीं पूर्णिया पुलिस के लिए सबक जरूर है कि आने वाले वक्त में वो सोच समझ कर काम अपना कदम उठाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल पूर्णिया पुलिस पर अभी और भी है, और खास करके पूर्णिया के आरक्षी अधीक्षक और पूर्णिया के आरक्षी महानिरीक्षक, इन दोनों अधिकारियों पर यह सवाल उठता है कि जब न्यायालय ने संज्ञान ले लिया, उन्हें आरोपी बना दिया गया, तो उन पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई, उन्हें अब तक निलंबित क्यों नहीं किया गया। ये आज भी सवाल बना हुआ है, और ये सवाल तब तक बना रहेगा जब तक उनका निलंबन नहीं हो जाता है। मैं मुकेश सिंह अब आपसे इजाजत चाहता हूं, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।